हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में बात होगी राजस्थान के रजवाड़ों की। राजस्थान रॉयल्स एक ऐसी टीम जिसने एक तरीके से आईपीएल में इनागुरल एडिशन में ट्रॉफी जीता था, लेकिन उसके बाद सर अब देखो लगातार स्ट्रगल करते रहे हैं। यहाँ तक कि टॉप 4 में एंटर करने में भी एक तरीके से असफल रहे हैं। 2022 का वो एक तरीके से साल था जहाँ पे मेगा ऑक्शन हुआ था, और उसके बाद अगर आप देखो तो बहुत ही अच्छा सीजन उनके लिए गुजरा था, जहाँ पे वो फाइनल में एंटर किए थे। बट गुजरात टाइटंस के हाथों उनको एक तरह से हार का सामना करना पड़ा था। पिछले जो सीजन भी रहा 2023 में, अगर आप देखो तो अगेन वहाँ पे फर्स्ट हाफ में भी बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट खेला था। लग रहा था कि वहाँ पे टॉप 4 टीमें होंगी और हो सकता है कि फाइनल में प्रवेश करे, बट लेकिन उस पर भी देखो कि मिड सीजन के बाद ही एक तरीके से उनकी परफॉर्मेंस में एक तरह से कहें कि वो डिप आना शुरू हुआ, और फिर वो टॉप 4 में भी एंटर नहीं कर पाए। तो बहुत ज़्यादा एक तरह से कहेंगे कि फ्रस्ट्रेटिंग सीजन रहा पिछला साल, बट कंटिन्यू रखा है, सेम कोर ग्रुप को कंटिन्यू रखा है। साथ ही संजू सैमसन जो उनके कप्तान है, उनके साथ भी एक तरह से कंटिन्यू रखा है। हालांकि संजू सैमसन को भी इंडियन टीम में मुश्किल हो रहा है जगह बना पाना, बट राजस्थान रॉयल्स में काफ़ी टाइम से है, और उनकी कप्तानी भी एक तरह से काफ़ी सीजन से कर रहे हैं। तो आशा करेंगे कि इस बार डेफिनेटली जो एक तरह से टीम बनाई है उसको एक तरीके से टॉप 4 में लेके जाए, और जो ट्रॉफी का एक तरह से सूखा पड़ा हुआ है पहले सीजन के बाद उसको एक तरह से खत्म करे। तो बात करेंगे उस टीम की। सबसे पहले अगर बात करें जो उन्होंने आई थिंक खिलाड़ी रिटेन किए थे और रिलीज किए थे, आई थिंक उसमें देखो तो अच्छा खासा एक तरह से स्क्वाड इनके पास था और उसको उन्होंने रिटेन किया था। हालांकि काफी स्लॉट एक तरह से खाली रखे थे, आई थिंक 8 स्लॉट खाली थे जिसमें कि 3 ओवरसीज थे, बट फिर भी अगर आप देखो 17 खिलाड़ी को रिटेन किया था, जिसमें वहां पे देखो संजू सैमसन जो उनके कप्तान है और मोस्ट लाइकली विकेट कीपर भी होंगे, क्योंकि उनकी ऑडिशन इंडियन टीम में आज विकेट कीपर हो रही है। तो उसी वजह से देखो कि बहुत सारे विकेट कीपर होते हुए भी वहां पे उनको विकेट कीपिंग करना पड़ेगा। और फिर देखो जॉस बटलर टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलते हुए ओपनर है। हालांकि देखो कि इनिशियली उन्होंने आज मिडिल ऑर्डर बैटर एक तरह से स्टार्ट किया था इंग्लैंड के लिए भी, लेकिन जब से उन्होंने ओपन किया है, आई थिंक मुंबई इंडियंस में पहले उनको ओपन कराया था और बाद में राजस्थान रॉयल्स में जब आए उनसे ओपन कराया है। इंग्लैंड में भी अब अपने होम टीम के लिए ओपन ही कर रहे हैं, या जिस भी T20 लीग में खेल रहे हैं ओपन ही कर रहे हैं। आई थिंक काफी सक्सेसफुल बैटर रहे हैं टॉप ऑर्डर में। तो राजस्थान रॉयल्स उम्मीद यही करेगी कि एक तरीके से बटलर का एक और सीजन अच्छा जाए। इसके अलावा डोनोवन फरियर, ये अनदर विकेट कीपर बैट्समैन, ये साउथ अफ्रीका से है, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, फिनिशर है, बट उतना अपॉर्चुनिटी उनको मिलता नहीं है अभी। ध्रुव जुरैल, अगर आप देखो राजस्थान रॉयल्स से एक तरह से नाम बना था T20 फॉर्मेट के लिए, बट यहाँ पे देखो कि टेस्ट टीम में सिलेक्ट होकर वहाँ पे अच्छा कर गए हैं। आई थिंक ये कॉन्फिडेंस जो उनको एक तरह से मिला है वो कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से और भी ज़्यादा प्रेरित करेगा कि वो और भी अच्छा करे, और क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आने वाला है जिसके लिए टीम सिलेक्शन होना है, विकेट कीपर का स्लॉट अभी भी एक तरह से ओपन है, किसी भी प्लेयर के पास जा सकता है। तो आप देखोगे कि एक ही टीम में नंबर 3 पे संजू सैमसन और फिर नंबर 5-6 पे ध्रुव जुरैल, दोनों आई थिंक एक ही स्पॉट के लिए टीम इंडिया में लड़ाई करेंगे। इसके अलावा देखो तो सिमरन हेटमायर, वेस्ट इंडियन सुपरस्टार, उसके बाद यशस्वी जायसवाल, मतलब पोटेंशियली मुझे लग रहा है कि इस बार के ऑरेंज कैप होल्डर हो सकते हैं, जिस फॉर्म के साथ जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो आ रहे हैं। वट एवर फॉर्मेट उन्होंने खेला है, चाहे T20 क्रिकेट हो चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, जबरदस्त किया इंडिया के लिए। पिछला सीजन भी बहुत ही जबरदस्त रहा था आईपीएल में, जिसके चलते वो टीम इंडिया में सिलेक्ट भी हुए थे। तो होप करेंगे इस बार एक तरह से उसको और भी बेहतर करें, और जैसा ही कहा कि हो सकता है कि आपको ऑरेंज कैप होल्डर के रूप में सीजन दिखे। इसके अलावा रियान पराग, बहुत टाइम से एक तरीके से राजस्थान रॉयल्स इन पे इन्वेस्ट कर रही है, उनको खिलाया भी लगातार है, डिस्पाइट की फैंस और एक्सपर्ट ने इनको एक तरह से लगातार कहा कि आप इनको रिलीज कर दो या ड्रॉप कर दो, बट फॉर सम रीजन इन्होंने इनको बैक किया है, और ऑब्वियसली उनके पास टैलेंट है। आई थिंक जो रिसेंट अगर आप देखो जो व्हाइट बॉल डोमेस्टिक क्रिकेट हुए हैं 2023 में, चाहे शायद मुश्ताक अली हो या फिर विजय हजारा हो, उसमें जबरदस्त बैटिंग किया है रियान पराग ने। इनफैक्ट विद बॉलिंग भी एक तरह से अच्छा किया है। तो राजस्थान रॉयल्स एक्सपेक्ट यही करेंगे कि इस सीजन में अच्छा करे, और ये उनसे एक तरह से डिमांड होगी कि जो मैनेजमेंट है उनसे कि थोड़ा सा ऊपर खिलाए। नंबर 4 पे अगर उनको संजू सैमसन के बाद रखते हैं तो आई थिंक बेटर होगा। तो रियान पराग भी है। इसके अलावा देखो तो कुणाल सिंह राठौर और डोमेस्टिक के रविचंद्रन अश्विन के पास है, वेटरन रविचंद्रन अश्विन। फिर ट्रेंट बोल्ट, ये जबरदस्त के तेज गेंदबाज है। युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी, इसके अलावा कुलदीप सैन है, एडम जापा अनदर फाइन लेग स्पिनर, संदीप शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा है। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा को इंजरी हो गई और रूल्ड आउट हो चुके हैं। आई थिंक कुछ ही दिन पहले आई थिंक उनकी जो खबर आई थी जब मोहम्मद शमी भी बाहर हो गए थे और ऋषभ पंत को एक तरह से फिर डिक्लेयर कर दिया था एनसीए ने, तो उसी टाइम पे प्रसिद्ध कृष्णा को भी एक तरह से रूल्ड आउट कर दिया था इस आईपीएल में। तो अभी कोई रिप्लेसमेंट शायद उन्होंने अनाउंस नहीं किया है, बट वो नहीं होंगे। आवेश खान को उन्होंने ट्रेड कर लिया था एलएसजी से बहुत बड़े प्राइस में आई थिंक।
तो वो एक ऑप्शन दे देंगे और हो सकता है पोटेंशियली वो स्टार्ट भी करे प्लेइंग 11 में। तो आई थिंक ये कुछ उनके रिटेन खिलाड़ी थे। इसके अलावा देखो जो रिलीज किए थे खिलाड़ी, उसमें देखो कि जेसन होल्डर एक वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर कहेंगे, उनको उस हिसाब से यूज भी नहीं कर पा रहे थे और वो उस हिसाब से परफॉर्मेंस भी नहीं दे पा रहे थे, उनको उन्हें रिटेन नहीं किया। इसके अलावा अब्दुल बशीर, जो रूट आई थिंक एक दो मैच खिलाया था, बट अगेन उनकी उस प्लेइंग 11 में जगह बन नहीं पा रही है और बैकअप के रूप में भी शायद उतना वो एक तरीके से यूटिलिटी नहीं देते हैं, क्योंकि एज बैटर खेलते हैं वो भी टॉप ऑर्डर में, और टॉप ऑर्डर उनका ऑलरेडी अब देखो फिक्स है। तो उसी वजह से देखो कि जो रूट को रिलीज कर दिया, देवदत्त पडिक्कल को उन्होंने एक तरीके से जाने दिया है एलएसजी में। तो जो एक थिंक ट्रेड उन्होंने किया आवेश खान का, उनके बदले और आप देखो देवदत्त पडिक्कल को उन्होंने जाने दिया है। तो क्लियरली वहां पे देखो कि देवदत्त पडिक्कल को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके खिला रहे थे, कभी नंबर 4 कभी नंबर 3, तो उनको सही ढंग से यूज नहीं कर पा रहे थे, तो उसी वजह से उनको लखनऊ में जाने दिया है। तो देखना पड़ेगा देवदत्त पडिक्कल वहां पे कैसा करते हैं, क्योंकि वहां पे भी वही समस्या है, बट राजस्थान ने उनको छोड़ा है। बाकी कुलदीप यादव ये तेज गेंदबाज है, ये चाइना मैन कुलदीप यादव नहीं है। फिर आकाश वशिष्ठ, केसी करियप्पा, के आसिफ, मुरुगन अश्विन, ये सब डोमेस्टिक के खिलाड़ी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सीजन रखते हैं टीम में, उसके बाद रिलीज कर देते हैं, क्योंकि उस हिसाब से यूज नहीं कर पाते। और फिर ओबेड मोको, ये एक इंटरनेशनल गेंदबाज है वेस्ट इंडीज से, लेफ्ट आर्म सीमर, 1-2 सीजन रहे हैं, कुछ अच्छा मैचेस भी खेला है, बट उनको कंटिन्यू नहीं किया है। तो आई थिंक इन सब खिलाड़ियों ने रिलीज कर दिया था और बहुत कम अमाउंट के साथ वो एक तरह से ऑप्शन में गए थे। 14.5 CR, दैट मीन्स इतने पैसे में तो कोई बड़ा खिलाड़ी इनको मिलने वाला था नहीं। तो जो भी इनके पास 8 स्लॉट खाली थे और 3 ओवरसीज के स्लॉट थे, उसमें उनको जो भी एक तरह से प्लेयर मिलते उसको एक तरह से यूज करना पड़ता। तो जो उन्होंने एक तरीके से वहां पे देखो ऑप्शन की है, उसमें आपको बताता हूँ जितना उनके पास अमाउंट था, उसमें देखो कि एक आधा बड़े पिक एक तरह से कर सकते थे 9-10 करोड़ में, या फिर 5-6 करोड़ के 2-2 खिलाड़ी ले सकते थे, तो वही उन्होंने किया है। रोमन पावेल, जिनको दिल्ली ने छोड़ दिया था सरप्राइजिंगली, उनको इन्होंने लिया है बतौर फिनिशर, उस नंबर 5-6 पोजीशन पे यूज करेंगे हिटमायर के साथ। तो वहां पे देखो 7.4 CR में उनको लिया, आई थिंक अच्छे पिक हैं। हिटमायर और उनकी जोड़ी वहां पे मिडिल ऑर्डर में अच्छा कर सकती है। इसके अलावा देखो शुभम दुबे, इनको 5.8 CR में खरीदा है। आई थिंक इंडियन डोमेस्टिक के बैट्समैन है, विदर्भ से शायद खेलते हैं, अच्छे खासे स्ट्राइकर है T20 फॉर्मेट में, आप देखो तो उसी वजह से शायद उनको मिडिल ऑर्डर में पिक किया है। और हो सकता है कि वो नंबर 4 का जो स्लॉट अभी ओपन है, मैं भी रियान पराग के साथ वो टॉसअप हो सकता है कि रियान पराग को या फिर इनको खिलाए, या फिर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, तो फिर देखना पड़ेगा। इसके अलावा टॉम कोहेल कैडमोर, ये एक और इंटरनेशनल स्टार, ज़्यादातर लीग क्रिकेट में एक तरह से फीचर करते हैं, 40 लाख में लिया है, बट मोस्ट लाइकली बैकअप हो सकते हैं, क्योंकि अगेन उस नंबर 4-5 के स्लॉट के प्लेयर है, बट आई थिंक वहाँ पे वो हिटमैन और पावल को एक तरह से प्रेफर करेंगे, और ऑलरेडी टॉप ऑर्डर में जॉस बटलर होंगे, तो आई थिंक उनको बैकअप ही रखेंगे। फिर नांद्रे बर्गर, इनका भी अच्छा खासा नाम रिसेंट टाइम से बना है, साउथ अफ्रीका से लेफ्ट आर्म सीमर है, टेस्ट फॉर्मेट में काफ़ी तंग किया था टीम इंडिया को, और अभी आई थिंक SA20 में भी दिखे थे जोबर्ग सुपर किंग्स के लिए, तो अच्छे खासे लेफ्ट आर्म सीमर है। तो अगेन आई थिंक ट्रेंट बोल्ट के बैकअप के रूप में रहेंगे, या फिर किसी दिन अगर सोचे कि हमें 2 फॉरेन पेसर खिलाना है, तो मे बी रोमन पावल की जगह पे उनको खिला सकते हैं। और फिर अबिद मुश्ताक, इनको 20 लाख में लिया है। तो जैसा कि अभी देखो कि इसमें जैसा कि रोमन पावल हो गए या नांद्रे बर्गर हो गए, ये सब मतलब जाने पहचाने नाम है, लेकिन बाकी जो खिलाड़ी है वो कुछ एक तरीके से अननोन कमोडिटी है, जिनके बारे में ऑब्वियसली आप इंटरनेट में ज़्यादा एक तरह से जान सकते हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे बताना एक तरह से पॉसिबल नहीं है, और ऑब्वियसली इतना क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो नहीं करते हैं, तो उतना अंदाज़ा भी नहीं रहता है। मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियोस में भी कहा है। और साथ ही आई थिंक जो टीम मैनेजमेंट्स भी होती है, वो बहुत ही कम ऐसे खिलाड़ी को एक से डायरेक्ट प्लेइंग 11 में रखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर खिलाड़ी एक तरह से बेंच पे ही रहते हैं, और फिर अगले सीजन में या 1-2 सीजन के बाद एक तरह से गायब भी हो जाते हैं। तो खैर एक तरह से इनकी ऑप्शन पिक्स थी, और ओवरऑल जो अपने स्क्वाड देखा, मतलब रिटेन खिलाड़ी और फिर ऑप्शन पिक्स में, उसमें देखो आई थिंक अगर इस टीम की स्ट्रेंथ की बात करें, तो मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ इनके पास है। आई थिंक टॉप क्वालिटी स्पिनर्स हैं, अगर आप देखोगे तो अश्विन, जांपा, चहल, आई थिंक 3 इंटरनेशनल लेवल के हाई क्वालिटी स्पिनर हैं, तो ऑब्वियसली किसी भी अगर स्पिनिंग कंडीशन में जाके खेलते हैं तो बहुत अच्छा करेंगे। साथ ही एक ट्रेंट बोल्ट जैसा आई थिंक क्वालिटी पेसर है, स्पेशली विद न्यू बॉल, और साथ जो एक तरह से टॉप बैटिंग हेवी साइड है, जॉस बटलर, जायसवाल और संजू सैमसन। मतलब जॉस बटलर और जायसवाल तो ऐसे बैट्समैन है, मतलब मुझे लगता है कि शायद नंबर 1 जोड़ी बन सकती है इस IPL सीजन 2024 की। बहुत अच्छा एक तरह से दोनों एक तरह से खेलते हैं, और बहुत ही हाई स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करते हैं, तो किसी भी बॉलिंग लाइनअप को एक तरह से तोड़ सकते हैं।
और फिर संजू सैमसन, अगर वो अपना एक तरह से गेम खेलने लग जाए तो आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त एक तरह से टॉप 3 है। तो आई थिंक कहीं न कहीं ये इनके लिए एक तरह से काफ़ी फ़ायदा भी करता है। तो बेसिकली इसको आप स्ट्रेंथ मान सकते हो कि बहुत अच्छी टॉप ऑर्डर बैटिंग है और फिर अच्छी खासी क्वालिटी की स्पिन बॉलिंग है। जहाँ तक वीकनेस की बात करें, आई थिंक इनके पास ऑलराउंडर्स की बहुत कमी है। या कहें बिल्कुल एक तरह से प्रॉपर ऑलराउंडर है ही नहीं। आप रियान पराग या रुमान पावल इन्हीं को एक तरह से ऑलराउंडर मानोगे, जो कि पार्ट टाइमर है। प्रॉपर कोई एक तरह से ऑलराउंडर नहीं है। आई थिंक पिछले सीजनों में हमने देखा है कि ये कभी-कभार रविचंद्रन अश्विन को जाके नंबर 3 पे भेज देते थे और वो वहाँ पे थोड़ी-सी बैटिंग करके चले आते थे, ताकि थोड़ी-सी बैटिंग लंबी हो जाए। वरना इनकी बैटिंग अगर आप देखोगे तो नंबर 6-7 पे ही खत्म हो जाती है। आई थिंक 6 पे ही। और इनका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो 6 बैटर प्लस 5 बॉलर हो जाते हैं। थोड़ी बहुत आई थिंक रियान पराग जैसा एक आप बॉलिंग कर देते हैं। रुमान पावल इस सीजन में थोड़ी-सी बॉलिंग कर सकते हैं और थोड़ी बहुत बैटिंग आपको अश्विन करके दे देंगे। इसके अलावा इनके पास जेन्युइन ऑलराउंडर नहीं है, जो कि हम बाकी टीमों में देखते हैं। तो आई थिंक बहुत बड़ी इनकी वीकनेस है और कहीं न कहीं इनको ट्रबल कर भी सकती है। 2022 में अच्छा किया था उसी प्रॉब्लम के साथ, बट 23 में कंटिन्यू नहीं कर पाए और 24 में भी एक तरह से एक बड़ा चैलेंज उनके लिए ज़रूर रहेगा। तो फिर भी अगर आप देखो जो प्लेइंग 11 है उसको मैंने कोशिश की है, जो एक तरह से बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है, मैंने वो कोशिश की है बनाने की। तो उसमें देखो कि जॉस बटलर और जायसवाल ओपन करेंगे, तो ये तो कोई एक तरह से डाउट नहीं है। फिर नंबर 3 पे संजू सैमसन, आई थिंक ये आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। हालाँकि क्योंकि टीम इंडिया में नंबर 4-5 की स्लॉट ओपन है विकेट कीपर के लिए, तो हो सकता है कि अगर संजू सैमसन कोशिश करते तो इस पोजीशन पे भी खेल सकते थे, बट उनको क्योंकि वो राजस्थान के कप्तान हैं, तो उस टीम के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी ध्रुव जुरैल उस पोजीशन पे खेलेंगे नंबर 5-6 पे, तो ऐसे में आई थिंक इनको नंबर 3 पे रहना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ पे वो ये नहीं सोच सकते कि टीम इंडिया के लिए क्या बेहतर होगा कि मैं किस पोजीशन पे खेलूँ तो टीम इंडिया में एंटर कर सकता हूँ। यहाँ पे वही कोशिश करेंगे कि जिस भी पोजीशन पे खेल रहे हैं नंबर 3 पे, वहाँ पे जाके बेहतर करें, जो कि मुझे लगता है कि आरआर के लिए बेहतर होगा। तो संजू एट 3, रियान पराग एट 4। अब लग रहा होगा थोड़ा सा ऊपर है, बट आई थिंक मैंने पिछले सीजन में भी कहा था कि रियान पराग को थोड़ा सा ऊपर बैटिंग कराना चाहिए। जो उनका एक तरह से कॉन्फिडेंस है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के बाद, वहाँ पे रन बनाने के बाद, आई थिंक उसको यूज़ करना चाहिए, उनको थोड़ा सा ऊपर खिलाना चाहिए। और यहाँ पे इनके लिए परफेक्ट एक तरीके से कहेंगे कि अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नंबर 4 पे और कोई उस प्रकार का बैट्समैन दिख नहीं रहा है। हाँ, अगर ये शुभम दुबे को खिलाते हैं तो एक तरह से अलग चीज़ हो सकती है, बट क्योंकि रियान पराग ऑलरेडी काफ़ी टाइम से इस टीम के साथ है, तो मे भी उनको एक सीज़न देखा जाए नंबर 4 पे। इसके अलावा 5 पे हेटमायर और 6 पे रोमन पावल। अब रोमन पावल आप आइडियली चाहोगे कि वो थोड़ा सा ऊपर और खेले नंबर 4 पे, नंबर 5 पे, बट रोमन पावल के साथ आई थिंक ये चीज़ है कि वो स्पिन उतना अच्छा खेलते नहीं, स्पेशली रिस्ट स्पिन। मतलब रिस्ट स्पिनर लाओ तो पहली दूसरी बॉल पे अक्सर वो आउट हो जाते हैं गूगली पे। तो मुझे लगता है अगर जितना वो नीचे खेलेंगे, पेसर को एक तरह से खेलेंगे तो बेहतर होगा। ये कर सकते हैं कि हेटमायर को 4 करके पराग को 5 कर सकते हैं, बट स्पेशली मुझे लगता है कि रियान पराग को 4 होना चाहिए। तो यहाँ तक अगर आप देखो इनके पास 6 तक बैटिंग हो गई, और क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर की रूल आ गई है तो उसी वजह से थोड़ा सा बैटिंग में उनको मदद भी हो जाएगा कि ध्रुव जुरैल 7 पे एज इम्पैक्ट प्लेयर खेल लेंगे, या फिर ध्रुव जुरैल 7 पे पहले बैटिंग कर लेंगे और उसके बाद आप एक और प्लेयर को, एक और गेंदबाज को आप इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में यूज कर लोगे। फिर अगर इनके स्पिनर की बात करें तो अश्विन और चहल दोनों खेलेंगे। किसी दिन ज़रूरत पड़े तो जाम्पा को भी खिलाएंगे अगर कोई स्पिन फ्रेंडली विकेट मिले, बट वहाँ पे उनको फिर ट्रेंट बोल्ट को ड्रॉप करना पड़ेगा और इंडियन पेसर के साथ जाना पड़ेगा। तो ट्रेंट बोल्ट फिलहाल अगर आप देखो स्टार्टिंग में उनका हिस्सा होंगे, साथ ही संदीप शर्मा को भी आप खिला सकते हो या फिर कुलदीप सेन। अगर आपको नई बॉल के साथ चाहिए थोड़ा सा पार्टनर कोई ट्रेंट बोल्ट का, तो फिर संदीप शर्मा को खिलाओगे। और लास्ट ईयर आई थिंक उन्होंने डेथ ओवर्स में भी अच्छा गेंदबाजी की थी। आई थिंक एमएस को एक ओवर में उन्होंने छक्के मारने से रोके थे, आई थिंक मैच जिताने से रोका था। आई थिंक छक्के तो मारे थे बट मैच कंप्लीट नहीं कर पाए थे। बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, तो वो उस रोल में खेल सकते हैं। और जो तीसरा सीमर होगा उसमें देखो तो आवेश खान को एक तरह से खेलता हुआ दिखोगे, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा नहीं है, तो फिर आवेश खान या फिर नवदीप सैनी, मुझे लगता है कि आवेश खान के साथ स्टार्ट करेंगे। आई थिंक ये कुछ इनकी एक तरह से प्लेइंग 11 बन रही है। जहाँ तक स्ट्रैटेजी की बात करें, आई थिंक बहुत कुछ डिपेंड करेगा टॉप ऑर्डर पे, किस तरह से जायसवाल, जॉस बटलर और संजू सैमसन बैटिंग करते हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी, क्योंकि नंबर 4 पे अभी कोई उस हिसाब से स्पेशलिस्ट बैटर नहीं है जिसको कि आप एक तरह से ट्रस्ट कर सको। रियान पराग के लिए अलग चैलेंज होगा। फिर हेटमायर, पावल, ये वेस्ट इंडियन प्लेयर ज़्यादा इनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। पावर गेम है इनकी, किसी दिन चलेंगे किसी दिन नहीं चलेंगे। ध्रुव जुरैल पे डेफिनेटली आप ट्रस्ट कर सकते हो।
बट आई थिंक ज़्यादा एक तरह से आप डिपेंड रहोगे टॉप ऑर्डर के ऊपर, तो उनको उसी के इर्द गिर्द एक तरह से प्लान बनाना पड़ेगा। और फिर अगर आप देखो तो आई थिंक इंडियन गेंदबाजों को किस तरह से यूज़ करते हैं, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट के रूप में एक बहुत अच्छा गेंदबाज है, बट वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज नहीं है, तो फिर डेथ में आई थिंक उनके लिए दिक्कत ज़रूर रहेगी कि किस तरह से अपने तेज गेंदबाज को यूज़ करते हैं। आई थिंक 2022 में शायद हमने देखा था, इनफैक्ट 23 में भी शायद, कि यूजी चहल को भी आखिर में 1-2 ओवर ज़रूर करा रहे थे, बट क्या वो इस सीज़न भी कर पाएंगे? क्योंकि एक दिक्कत ज़रूर दिख रही है इनकी तेज़ बॉलिंग में, जहाँ पे आप डेथ ओवर्स में आओगे तो कोई पर्टिकुलर गेंदबाज नहीं है जो कि वो एक तरह से चीज़ कर पाए कि आखिरी ओवर में एक तरीके से बहुत अच्छी गेंदबाजी कर दे। 2-3 इनके पास बहुत अच्छे नई बॉल गेंदबाज है, मिडल ओवर में भी गेंदबाज करने के लिए अच्छी गेंदबाजी है, बट डेथ ओवर्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर रहेगी। आई थिंक उसी के इर्द गिर्द इनको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। बाकी प्रेडिक्शन मुझे लग रहा है कि मुश्किल होगा इस साल भी। पिछले साल अगर आप देखो शायद बेहतर टीम थी, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं हुए हैं, बट इन टर्म्स ऑफ जिस तरह से खेल रहे थे, बेहतर एक तरीके से माइंडसेट में खेल रहे थे। बट इस सीजन देखो बहुत ज़्यादा चेंजेस तो किए नहीं है, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि बॉलिंग थोड़ी सी हल्की है, स्पेशली पेस बॉलिंग, और बैटिंग में भी आई थिंक मिडिल ऑर्डर पे थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर रहेगा, और मिड टेबल टीम लग रही है नंबर 6-7 वाली। टॉप 4 में एंटर कर जाए कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा, बट मुझे नहीं लग रहा है कि फिलहाल एट दिस मोमेंट कि वो टॉप 4 में एंटर करेंगे, तो लेट्स सी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी प्लेइंग 11 दे सकते हो। अगले वीडियो में बात करेंगे एलएसजी की, लखनऊ सुपर जायंट्स की। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप एक तरह से नोटिफिकेशन की घंटी दबा लो ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। धन्यवाद, जय हिंद।